मैंने अपने सबसे अजीब सपनों में भी कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसा दुनिया का एक बेहद खतरनाक और बदनाम अपराधी एक ऐसे परिवार में पुनर्जन्म लेगा जो कानून व्यवस्था की दुनिया में एक मिसाल है। मेरे दादा और पिता दोनों ही पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं। मेरी दादी आपराधिक जांच की जानी मानी विशेषज्ञ हैं और मेरी माँ पूरी दुनिया में मशहूर एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है। ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन जो इंसान अपराध की दुनिया की नस नस से वाकिफ हो, उसके सामने जब 10 साल पुराना कोई अनसुलझा सीरियल मर्डर केस, लिफ्ट में हुई रहस्यमयी हत्या या पूरी दुनिया को दहला देने वाला नरभक्षण का मामला आता है, तो मैं सबको यह साबित कर देता हूँ कि मैं सिर्फ एक रसूखदार परिवार का बेटा नहीं हूँ। मैं अपराध और अपराध की जांच दोनों का बेताज बादशाह हूँ। मैं अपनी उंगलियों से माथा दबाता हूँ, चॉपस्टिक्स नीचे रखता हूँ और आंगन में टहलने के बारे में सोचता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचता हूँ, माँ तेजी से अंदर आती है। वह मेज पर रखे नाश्ते को देखती है और संतुष्टि से मुस्कुराती है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छे लियो। ऐसा लगता है कि आखिरकार तुमने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। यहाँ आओ, माँ के पास तुम्हारे लिए एक इनाम है। इनाम? मैं उत्सुकता से आगे बढ़ता हूँ। क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी। वह अचानक मेरा चेहरा पकड़ती है और उसे दोनों तरफ घुमाती है। मैं दर्द से करा उठता हूँ। माँ, यह कैसा इनाम है? वो हंसती है। अभी मेरे पास तुम्हें कोई असली तोहफा देने का वक्त नहीं है, इसे उधार समझो। एक बहुत बड़ा केस सामने आया है किंगडू में, मुझे जल्द ही वापस जाना होगा। वह हंसती है और सीढ़ियों की तरफ मुड़ती है, लेकिन जल्दबाजी में उनके हाथ से फाइलें छूटकर फर्श पर बिखर जाती हैं। मैं उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ता हूँ और उन्हें तंग करने का मौका नहीं छोड़ता। तभी पापा कहते हैं कि आपका फोरेंसिक साइंटिस्ट बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। देखिए, आप भी पापा की तरह ही लापरवाह हैं। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। ठीक है, मेरे पास इस बहस के लिए वक्त नहीं है। वे बात खत्म करके जाने लगती है, लेकिन मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूँ। जब मैंने उन फाइलों को उठाया था तो मेरी नजर क्राइम सीन की एक तस्वीर पर पड़ी थी। मैं अपनी भौहें सिकोड़ता हूँ। माँ, ये केस जितना दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। माँ विवियन सू मुझे हैरानी से देखती है। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? जाओ अपना काम करो, कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाला है। क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? अगर वह ऐसा नहीं कहती तो शायद मैं सच में भूल जाता। इस वक्त मैं सिर्फ एक 17 साल का हाई स्कूल का छात्र हूँ। सीनियर ईयर का दूसरा सेमेस्टर जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन मेरा ध्यान उस तस्वीर पर ही टिका रहता है। यह कातिल, इसके साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। मौत तो मौत होती है। पीड़ित का सिर नीचे झुका हुआ है, हाँ, लेकिन मौत के बाद भी कातिल नहीं रुका। उसने शरीर पर एक के बाद एक कई गहरे घाव किए। यह सिर्फ कत्ल नहीं है माँ, यह बेइंतहा नफरत है। माँ मेरी पूरी बात सुनती है और एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाती है। तुम नहीं समझोगे, लेकिन आपके दिमाग में भी यही चल रहा है ना माँ? ये कातिल कोई ऐसा इंसान है जिसने पहले भी ऐसा किया है ना? और ऊपर जाकर आप 10 साल पुराने उस सीरियल टॉर्चर मर्डर केस की फाइलें निकालने वाली थी। सही कहा ना? मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम्हें यह कैसे पता चला? माँ, आप अपने स्टडी रूम में हर तरह के केस की फाइलें रखती हैं, लेकिन 10 साल पुराना वह सीरियल टॉर्चर मर्डर केस आपके और पापा दोनों के दिल में एक कांटे की तरह चुभा हुआ है। इस महिला पीड़ित की हालत और आपका इतनी जल्दी में ऊपर जाना, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वह अपनी पलकें झपकाती है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नजर इतनी तेज है। ठीक है, फिर आगे बताओ। तुम्हें क्यों लगता है कि कातिल की इस पीड़ित से कोई निजी दुश्मनी थी? 10 साल पुराने केस का हर सबूत यह इशारा करता था कि कातिल ने गुस्से या जल्दबाजी में वह सब किया था। तुम्हारे तर्क के हिसाब से सिर्फ चाकू के घावों के आधार पर तुम पुराने कातिल को खारिज नहीं कर सकते। मैंने कभी नहीं कहा कि यह वही इंसान नहीं है। शायद सच में उसे इस औरत से कोई पुरानी दुश्मनी थी। मैं मुस्कुराता हूँ और आगे कुछ नहीं कहता। माँ मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखती है, फिर अचानक वे आगे बढ़ती है, मेरी कलाई पकड़ती है और मुस्कुराती है। लियो, माँ को तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैं पीछे मुड़ता हूँ। क्या बात है? मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मुझे एक लाश की जांच करनी है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, माँ मुझे खींचकर हॉस्पिटल ले आती है, लेकिन जैसे ही हम एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, कैमरों और माइक की एक भारी भीड़ हमें घेर लेती है। प्रोफेसर सू यहाँ हैं। प्रोफेसर सू, क्या आपको लगता है कि इस कत्ल के पीछे वही कातिल है जो 10 साल पहले के सीरियल टॉर्चर मर्डर केस के लिए जिम्मेदार था? प्रोफेसर सू, एक दशक बाद बिल्कुल वैसा ही केस दोबारा सामने आया है। आप उस वक्त लीड फॉरेंसिक साइंटिस्ट थी। आपके पूरे करियर का यह इकलौता ऐसा केस है जहां आपको कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। इस पर आपका क्या कहना है? भीड़ इकट्ठा होते ही रिपोर्टर्स उन पर सवालों की बौछार कर देते हैं। माँ के माथे पर बल आ जाते हैं। पोस्टमार्टम करना उनकी ताकत है, लेकिन मीडिया
को संभालना नहीं, और जो वे कह रहे थे वह गलत भी नहीं था। माँ के बेदाग करियर पर यही एक इकलौता दाग था। वे अपने करियर के शिखर पर थीं जब उस सीरियल मर्डर केस में उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। इस वक्त मैं देख सकता था कि उनका गुस्सा बढ़ने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया देती, पीछे से एक हाथ आगे बढ़ता है। मैं माँ के सामने कदम बढ़ाता हूँ और रास्ते में खड़े सभी लोगों को एक तरफ हटा देता हूँ। एक मर्डर केस सुलझाना है, खबरें बाद में बन सकती हैं, केस अभी अभी सामने आया है। आप लोग किस चीज की रिपोर्टिंग कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि यहाँ आपके द्वारा बर्बाद किया गया हर एक सेकंड कातिल को भागने का एक और मौका दे रहा है? हटिए आप सभी लोग यहाँ से। मेरा चेहरा बर्फ की तरह ठंडा है। मैं बिना रुके माँ को आगे खींचता हूँ। रिपोर्टर्स कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं, फिर होश में आते हैं। कोई पूछता है, क्या वह लड़का प्रोफेसर का स्टूडेंट है? वह खुद को समझता क्या है? वह ये परिवार का बड़ा बेटा लियो ही है। वह अपनी माँ की हिफाजत कर रहा है। तो क्या हुआ अगर वह थोड़ा सख्त है? बिल्कुल सही। और उसने जो कहा वह गलत नहीं था। केस अभी हुआ है। क्या आप लोग इन सवालों से सबका वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं? अब तक माँ और मैं हॉस्पिटल के शवगृह मर्ग के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। वह उसे धक्का देकर खोलती है। अंदर कुछ अधिकारी और फॉरेंसिक स्टाफ अभी भी लाश के सबूत जुटा रहे थे। जब वे हमें अंदर आते देखते हैं तो सब सीधे खड़े हो जाते हैं। वे पास आते हैं। प्रोफेसर सू आप यहाँ हैं, और छोटे मास्टर लियो भी। मुझे वहां देखकर हर कोई हैरान था। मैं संक्षेप में सिर हिलाता हूँ और सीधा लाश की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी आंखें धीरे धीरे पीड़ित के शरीर पर घूमती हैं। कुछ अधिकारी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन माँ उन्हें इशारा करके रोक देती है। मैं अपनी नजर हटाता हूँ और बोलता हूँ, पीड़ित का परिवार कहाँ है? पीड़ित शहर से बाहर की रहने वाली थी। हमने उसके करीबी रिश्तेदारों से संपर्क किया है, वे रास्ते में हैं। क्या वह अकेली रहती थी? माँ बीच में बोलती है, पीड़ित का नाम फे हुआंग है, उम्र 27 साल। वह एक डिजाइन फर्म में मैनेजर के तौर पर काम करती थी। किंगडू में उसके 2 करीबी दोस्त थे। वह अपने मंगेतर के साथ रहती थी। हर लिहाज से उनके बीच बहुत प्यार भरा रिश्ता था। मैं धीरे से कहता हूँ, अच्छा समझ गया, और फिर ग्लव्स दस्ताने पहन लेता हूँ। कमरे का माहौल तुरंत बदल जाता है। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास था, यहाँ तक कि माँ भी पूरी तरह से हैरान रह गई। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि मैंने पहले कभी किसी लाश की जांच नहीं की थी। अमूमन लोग लाश देखकर डर जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। माँ के जूनियर फॉरेंसिक स्टाफ में से एक लड़का एक विनम्र मुस्कान के साथ जल्दी से आगे बढ़ता है। छोटे मास्टर लियो, लाश की जांच पहले ही की जा चुकी है। मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ग्लव्स वाले हाथ को चाकू के एक घाव के अंदर डालता हूँ। कमरे में मौजूद हर शख्स की फटी आंखों के सामने मैं 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके घाव के आसपास के मांस को ध्यान से देखता हूँ। माँ चिंता से कहती है, लियो खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो, तुमने यह पहले कभी नहीं किया है। तुम्हारा शरीर इस पर अजीब प्रतिक्रिया दे सकता है। मैं घाव को छोड़ता हूँ और बोलता हूँ, पीड़ित की मौत सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच हुई थी। जानलेवा घाव छाती पर लगा है, उसी से उसकी जान गई। इस्तेमाल किया गया हथियार लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा ब्लेड था, यानी एक खंजर, लेकिन वह बहुत ज्यादा तेज नहीं था। शायद बार बार इस्तेमाल होने की वजह से उसकी धार कम हो गई थी, इसीलिए घाव के किनारों पर मांस थोड़ा फटा हुआ है। जानलेवा वार के बाद कातिल ने शरीर पर नीचे पैरों तक बेतरतीब ढंग से चाकू चलाए और नीचे जाते जाते घाव उथले शैलोवर होते गए। जब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ तो देखता हूँ कि कमरे का हर एक इंसान सन्न होकर मुझे घूर रहा है। मैं माँ के पास जाता हूँ। क्या हुआ? वह आगे बढ़ती है और दोनों हाथों से मेरा चेहरा जोर से सहलाती है, फिर चिल्लाती है, रुको, क्या तुम सचमुच मेरे लियो हो? मैं अपनी आंखें घुमाता हूँ। आपके अलावा और किसका लियो होऊंगा? यह नामुमकिन है। मेरा लियो तो थोड़ा सीधा और धीमा था। तुम सिर्फ कुछ सेकंड में पीड़ित के घावों की जांच करके सब कुछ सही सही कैसे बता सकते हो? माँ अभी भी सदमे में थी, लेकिन मैं कोई सफाई नहीं देता। इसके बजाय मैं सीनियर ऑफिसर की तरफ मुड़ता हूँ। ऑफिसर जांग, कृपया पीड़ित से जुड़े हर इंसान को यहाँ लाश को आखिरी बार देखने के लिए बुलाइए। ऑफिसर जांग एक गहरी सांस लेते हैं। उनके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं। समझ गया, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। ऑफिसर जांग के जाने के बाद मैं भी बाहर निकल जाता हूँ। मेरे जाते ही शवगृह फुसफुसाहटों से गूंज उठता है। मानना पड़ेगा, ये परिवार का खून है, इसी माहौल में पले बड़े हैं। वो साफ दिख रहा है, उन्होंने लाश के साथ जो किया वह वाकई अविश्वसनीय है, बेहद प्रभावशाली। प्रोफेसर सू और सीनियर फिनचेन के अलावा मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो सिर्फ कुछ सेकंड लाश को देखकर हथियार, जानलेवा घाव और मौत का सही वक्त बता दे। प्रोफेसर सू, आपका बेटा सचमुच एक जीनियस है। मौत के साये में मुस्कुराना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आम लोग करे, लेकिन माँ जैसी इंसान जो मौत को करीब से देखने की आदी हो चुकी थी, उन्हें इस पल सिर्फ गर्व महसूस हो रहा था। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा चमके। वह मुस्कुराती है और कमरे में मौजूद लोगों को गर्मजोशी से जवाब देती है। कुछ ही देर में ऑफिसर जांग पीड़ित से जुड़े लोगों को अंदर लाते हैं। फे के 2 दोस्त और उसका मंगेतर एक साथ शवगृह
गृह में दाखिल होते हैं। जब वे फे की लाश को देखते हैं तो उन तीनों के चेहरे पर एक ही भाव था, कुछ पल का विश्वास, और फिर वे पूरी तरह से टूट जाते हैं। फे का बॉयफ्रेंड फर्श पर गिर पड़ता है। वह पूरी तरह बिखर चुका था। मैं शव गृह के बाहर खड़ा होकर उन तीनों को ध्यान से देख रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं दरवाजा धक्का देकर अंदर जाता हूँ। माँ जानती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह पास आती हैं और धीरे से पूछती हैं, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि इस कातिल का 10 साल पुराने कातिल से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुख्य संदिग्ध अभी भी वही 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर केस का कातिल है, लेकिन पीड़ित से जुड़ा हर इंसान भी इस वक्त एक संदिग्ध है। इसके साथ ही मैं उन तीनों के पास जाता हूँ और फे के बॉयफ्रेंड की आंखों में सीधा देखता हूँ। तुम दोनों कब से साथ थे? उसे जवाब देने में कई सेकंड लगते हैं। वह आखिरकार ऊपर देखता है, लेकिन जब वह देखता है कि मैं सिर्फ एक लड़का हूँ तो वह अपनी नजरें फिर से नीचे कर लेता है। मैं अपने कंधे उचकाता हूँ और उसके दो दोस्तों की तरफ मुड़ता हूँ। और आप दोनों, आप उसे कब से जानती थी? हम फे को 4 या 5 साल से जानते हैं। हम पहले साथ रहते थे। हम तभी अलग हुए जब फे और लियोन ने शादी करने का फैसला किया। उनमें से एक बोलती है और दूसरी उसकी बात का समर्थन करती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। कौन ऐसा करेगा? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? आखिरकार फे का बॉयफ्रेंड लियोन ली बोलता है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। यह मेरी गलती है। मुझे कल रात उसके साथ रुकना चाहिए था। मैं उसे छोड़कर क्यों गया? अगर मैं रुक जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। क्या वह पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त थी? वह रात के 3 बजे के बाद ही ऑफिस से निकल रही थी। वह एक डिजाइन प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जान लगा रही थी। कुछ दिन पहले ही उसे एक नया आइडिया मिला था और तब से वह दिन रात काम कर रही थी। मैं उससे कहता रहा कि इतनी जल्दी मत करो, लेकिन वह बहुत जुनूनी थी। मेरी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। लियोन के जज्बात फिर से उमड़ पड़ते हैं। यह मेरी गलती है। मैं थोड़ी देर और क्यों नहीं रुका? मैं खड़ा होता हूँ। ऑफिसर जांग, इन्हें घर जाने दीजिए ताकि ये आराम कर सके। मैं नहीं जा रही। मैं यहीं उसके पास रहूंगा। हमारी शादी में सिर्फ 2 या 3 महीने बचे थे। ऐसा क्यों हुआ? लियोन की आवाज एक चीख में बदल जाती है। कमरे का हर ऑफिसर खामोश दुख के साथ देख रहा है, यहाँ तक कि माँ भी, जिन्होंने बहुत सी मौतें देखी हैं। एक ठंडी हार्वर्ड और लंबी सांस लेती हैं। कितनी बड़ी त्रासदी है। मैं ये सब खामोशी से देखता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने अनगिनत अपराधों को अंजाम दिया था। इतने बड़े अपराध कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी थी। अपराध की दुनिया का सरगना होने के नाते अपराधी के दिमाग को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो आंखें देखती हैं वह सच हो भी सकता है और वह भी हो सकता है जो कोई आपको दिखाना चाहता है। मैं ऑफिसर्स को एक हल्का इशारा करता हूँ। वे धीरे से लियोन और फे के दोस्तों को कमरे से बाहर ले जाते हैं। माँ मेरी तरफ कदम बढ़ाती है। लियो, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं माँ के फाइल बैग में हाथ डालता हूँ और क्राइम सीन की तस्वीरें बाहर निकालता हूँ। हर एंगल से ली गई साफ और स्पष्ट तस्वीरें। मैं उन सभी को तरतीब से लगाता हूँ। 2 मिनट तक उनका अध्ययन करने के बाद मैं बोलता हूँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह केस और 10 साल पुराना सीरियल टॉर्चर मर्डर केस एक नहीं है। मेरे ये शब्द सुनते ही माँ और कमरे का हर ऑफिसर हैरान रह जाता है। लेकिन तरीका, बेरहमी, ये कत्ल तो बिल्कुल 10 साल पुराने केस जैसा ही है। बिल्कुल। और पीड़ित की पीठ पर शब्द उकेरे गए थे। मैं वापस आ गया हूँ। असली कातिल ने भी बिल्कुल ऐसे ही निशान छोड़े थे, क्रूर और सोचे समझे। इकलौता फर्क यह है कि इस बार शब्द है, पिछली बार नंबर थे। 10 साल पुराने उस सीरियल टॉर्चर मर्डर केस में हर पीड़ित महिला थी और हर एक के शरीर पर एक निशान छोड़ा गया था। उस वक्त हर पीड़ित की पीठ पर 9-1, 9-2 जैसे नंबर उकेरे गए थे। 9-9 के बाद कत्ल का सिलसिला रुक गया था। मैं ऑफिसर्स की दलीलें सुनता हूँ और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। क्या आपको वाकई लगता है कि बेरहमी का स्तर बिल्कुल वैसा है? फे के शरीर पर कम से कम 5 ऐसे मुख्य हिस्से हैं जहाँ चाकू को पूरा अंदर तक घोंपा गया है। 10 साल पुराने पीड़ितों के शरीर पर ऐसा एक भी घाव नहीं था। वहाँ हर वार बहुत ही लापरवाही से किया गया था और हर घाव लगभग एक ही गहराई का था, जिसने सिर्फ त्वचा को छुआ था। इससे हमें पता चलता है कि असली कातिल का ब्लेड पर गजब का कंट्रोल था और उसका पेशा निश्चित रूप से ऐसा था जिसमें ब्लेड का इस्तेमाल होता हो। ऑफिसर्स में से एक बोलता है, भले ही घावों की गहराई में फर्क हो, लेकिन उसे खारिज करने के लिए यह काफी नहीं है। 10 साल पहले का कातिल बहुत चालाक था, या शायद वह आप सभी के साथ कोई खेल खेल रहा था। यह कातिल सिर्फ एक घटिया नकल है। ये बोलते हुए मैं माँ के फाइल बैग से एक पुरानी धुंधली तस्वीर निकालता हूँ। ये पुरानी पीड़ितों में से एक की पीठ की तस्वीर थी। मैं तस्वीर में बंधे हुए हाथों पर अपनी उंगली रखता हूँ। मैं इस पर और बहस नहीं करना चाहता। मैं मुड़ता हूँ और दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ। लियो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मुस्कुराता हूँ। मुझे काफी हद तक अंदाजा है कि कातिल कहाँ मिलेगा। हम सीधे फे के ऑफिस पहुँचते हैं। उस डिजाइन फर्म के दफ्तर में किसी को अंदाजा नहीं था कि
कि उनकी मैनेजर की मौत हो चुकी है। मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूँ। सुबह के काम की शुरुआत ही हुई थी। अपनी डेस्क पर बैठे सभी लोग आधे सोए हुए से लग रहे थे। वे सभी मुझे, माँ को और 2 ऑफिसर्स को हैरान होकर देखने लगते हैं। एक इंसान खड़ा होता है और विनम्र मुस्कान के साथ आगे आता है। ऑफिसर्स, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम यहाँ आपकी मैनेजर फे हुआंग के सिलसिले में आए हैं, मैं कहता हूँ। वह अपनी पलकें झपकाती है। ओह, आप मैनेजर फे को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें बुलाता हूँ। वे हर दिन सबसे पहले आती है। वह निश्चित रूप से अपने केबिन में होंगी। मैं उन्हें रोकता हूँ। जहमत मत उठाइए, वह मर चुकी है। वह एक इकलौता वाक्य पूरे कमरे में एक झटके की तरह लगता है। हर तरफ आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या मैनेजर फे मर चुकी है? ऐसा नहीं हो सकता। वह कल बिल्कुल ठीक थी। ये कैसे मुमकिन है? वह कल रात देर तक यहाँ काम कर रही थी। उनके मंगेतर पूरे वक्त उनके साथ थे। पूरा ऑफिस गूंज उठता है। सुबह की खामोशी पल भर में हंगामे में बदल जाती है। मैं कमरे में मौजूद हर चेहरे को स्कैन करता हूँ। मेरे पीछे खड़ा एक ऑफिसर वक्त बर्बाद होने की चिंता में चिल्लाता है, कृपया सब शांत हो जाइए, हम यहाँ जांच के लिए आए हैं। क्या किसी ने हाल ही में फे के व्यवहार में कुछ अजीब नोटिस किया था? और क्या यहाँ किसी के साथ उनका कोई विवाद था? इससे पहले कि ऑफिसर अपनी बात पूरी करते, मैं बीच में टोकता हूँ, उसे छोड़िए। जो लोग हाल ही में काम पर नहीं आए थे वे आगे आए। ऑफिसर्स और माँ दोनों मुझे हैरानी से देखते हैं। मैं उन लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ जो वहाँ मौजूद नहीं थे। माँ धीरे से कहती है, लियो, यह इतना आसान नहीं हो सकता। कातिल ने क्राइम सीन पर एक भी सुराग नहीं छोड़ा है। इसका मतलब है कि उसके पास बेहतरीन काउंटर फॉरेंसिक स्किल्स हैं। वह खुद को शक के दायरे में क्यों आने देगा? मैं बिना पलक झपकाए मुस्कुराता हूँ। बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 3 लोग जल्दी से आगे आते हैं। एक पुरुष और 2 महिलाएं, सभी युवा थे। उन तीनों के चेहरे पर सदमे और दुख के साफ भाव थे। महिलाओं में से एक की आंखें पहले से ही लाल थीं। मैं उसके पास जाता हूँ। इससे पहले कि मैं एक शब्द भी कहूँ वह रो पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता। फिर कैसे मर सकती है? वह इतनी अच्छी इंसान थी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके आंसू बहते जा रहे थे। मैं पास की डेस्क से एक टिश्यू उठाता हूँ और उसे देता हूँ। तुम फे के काफी करीब थी, है ना? मैं उसकी असिस्टेंट हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से बीमार थी। उन्होंने ही मुझसे जिद की थी कि मैं घर जाऊं और आराम करूं। मैं आज ही वापस आई हूँ क्योंकि अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं देख सकता हूँ कि वह सचमुच बीमार है। वह बार बार खांस रही है और उसकी आवाज भारी है। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ और बिना ज्यादा दबाव डाले आगे बढ़ जाता हूँ। मैं अगले युवक के पास जाता हूँ। वह सांस लेता है। मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। और तुम? मैं आखिरी महिला की तरफ मुड़ता हूँ। उसके हाव भाव में कुछ अलग था। माँ की नजरें भी उस पर टिकी हुई थी क्योंकि जब फे की मौत की खबर दी गई तो इस महिला के चेहरे पर भी बाकी सब की तरह सदमा था, लेकिन उसके नीचे बस एक पल के लिए कुछ और भी था, राहत। वह भाव तुरंत गायब हो गया, लेकिन माँ की नजरों से बच नहीं सका। माँ के फॉरेंसिक इंस्टिंक्ट ने उन्हें बता दिया था कि इस महिला का फे के साथ कोई पुराना विवाद है। मैं भी उसे ध्यान से देखता हूँ। काफी शांत और संभली हुई लग रही थी। तुम्हारे बारे में क्या? तुम क्यों गायब थी? घर पर कुछ काम था, इसलिए मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। कितने दिनों की? 1 हफ्ता। वह कहती है। मेरे चेहरे पर सब समझ जाने वाले भाव आते हैं। पूरे 7 दिन? क्या घर पर कुछ गंभीर बात थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस थक गई थी, मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी। मैं धीरे से हुंकार भरता हूँ और मुड़ जाता हूँ। 7 दिन, ये किसी के लिए भी दूसरे इंसान के तरीकों को समझने के लिए बहुत लंबा वक्त है। एक अच्छी नकल तैयार करने के लिए यह समय काफी से भी ज्यादा है। मेरे इन शब्दों पर कमरे की कई आंखें उसकी तरफ घूम जाती हैं। एक डिप्टी मैनेजर चिल्लाता है, आपका साफ साफ क्या मतलब है? जब फे की लाश मिली तो वह रस्सी से बंधी हुई थी, सिर नीचे, शरीर उठा हुआ और पीठ पर शब्द लिखे हुए थे। जो भी किंगडू में लंबे समय से रह रहा है वह अच्छी तरह जानता है कि इसका क्या मतलब है। इससे पहले कि मैं बात पूरी करूं, एक अधेड़ उम्र का कर्मचारी फटी आंखों से देखता है और हाँफते हुए कहता है, सीरियल टॉर्चर मर्डर केस। बिल्कुल 10 साल पुराना सीरियल टॉर्चर मर्डर केस। मेरी आवाज ठंडी और सोची समझी हो जाती है। जिस तरह से मैनेजर फे की लाश मिली है वह 10 साल पहले की सभी 9 पीड़ितों से बिल्कुल मेल खाती है। वह महिला जिसके चेहरे पर राहत की लकीरें दिखी थीं, उसका शरीर कांप उठता है। उसकी आंखों के पुराने भाव अब पूरी तरह गायब थे। वह तेजी से ऊपर देखती है, मेरी नजरें उससे मिलती हैं और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। क्यों? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूँ। लेकिन तुम्हारी फे से दुश्मनी तो थी, है ना? उसने मुझे एक बार थप्पड़ मारा था, लेकिन मैं इसके लिए उसकी जान कभी नहीं लेती। वो अपनी ठुड्डी ऊपर उठाती है। मैंने कहा कि तुम्हारी दुश्मनी थी, मैंने यह कभी नहीं कहा कि तुमने उसे मारा है। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कमरे की लगभग हर आंख उस पर टिक जाती है। उसका डर बढ़ता जा रहा है।
उसकी आंखें दाएं बाएं डोल रही हैं। माँ मेरे पास आती हैं और बुदबुदाती हैं, तुम्हें उस पर शक है? मैं बस देख रहा हूँ। जब हमने ऐलान किया कि फे मर चुकी है तो उसकी आंखों में एक संतुष्टि थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वही कातिल है, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। मैं उस बीमार लड़की की तरफ मुड़ता हूँ। मैं नाम भूल गया था। तुम्हारा नाम क्या है? वह अपनी पलकें झपकाती है, फिर थोड़ी भारी आवाज में जवाब देती है, मेरा नाम वेरा वांग है। ठीक है वेरा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ हॉस्पिटल के शव गृह चलो। वह असहज दिखती है। मैं ही क्यों? मेरी फे से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी मुस्कान थोड़ी अजीब हो जाती है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी दुश्मनी थी। क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम उसके करीब थी? तो तुम्हें उसे आखिरी विदा देनी चाहिए। वो आखिरकार सिर हिलाती है। ठीक है, मैं चलूंगी। मैं मुस्कुराता हूँ और फिर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। चाहे तुम बाकी सबको कितनी भी बेचारी क्यों न लगो, लेकिन कोई गलत फहमी मत रखना, कातिल तुम ही हो। पूरा ऑफिस बिल्कुल खामोश हो जाता है। हर एक आंख मुझ पर और उस लड़की पर टिक जाती है जिसका हाथ मैंने पकड़ रखा था। फिर कोई होश में आता है। ऑफिसर, आपसे गलती हो रही है। वेरा फे को कभी नहीं मार सकती। आपने खुद कहा कि यह बिल्कुल सीरियल टॉर्चर मर्डर केस जैसा है, तो कातिल वही पुराना इंसान होना चाहिए ना। और वैसे भी वेरा के पास ऐसा करने की कोई वजह, मोटिव नहीं है। बिल्कुल सही, वेरा तो कीड़े मकोड़ों से भी डरती है। और जब वेरा जुए के कर्ज में डूब गई थी तो मैनेजर फे ने ही उसकी मदद की थी। फे ने ही उसका पूरा कर्ज चुकाया था। उसके सहकर्मी लगातार उसका बचाव कर रहे थे। लेकिन मैं तुरंत उस शख्स की तरफ मुड़ता हूँ जिसने जुए का जिक्र किया था। ये जुआ खेलती है? हाँ, वह ऑनलाइन जुए के चक्कर में पड़ गई थी। उस पर बहुत भारी कर्ज हो गया था। पिछली बार जब कर्ज वसूलने वाले यहाँ ऑफिस आए थे तो मैनेजर फे ने ही बीच बचाव किया था। मुझे अपने सीने में एक ठंडी हंसी महसूस होती है। मेरी आंखें एक बाज की तरह वेरा पर टिक जाती हैं। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी उस हाथ को काटने की ना हो जिसने तुम्हें खाना खिलाया था। इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं आदेश देता हूँ। एक दूसरी टीम को उसके घर की तलाशी के लिए भेजो। वेरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं बस अपनी श्रद्धांजलि देने जा रही हूँ। आपको मुझे कातिल कहने का क्या हक है? आप लोग 10 साल पहले किसी को नहीं पकड़ पाए। अब कातिल ने दोबारा वार किया है तो आप असली कातिल को पकड़ने के बजाय मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? दिलचस्प है, तुम 10 साल पुराने केस के बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूँ। माँ मेरे बगल में सतर्क हो जाती है। वेरा पलटवार करती है। क्या इसमें कोई बुराई है? अगर आपने उस वक्त कातिल को पकड़ लिया होता तो फिर आज जिंदा होती। मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारे हाथों के छाले, कैलसेस बिल्कुल नए हैं। तुमने हाल ही में कोई भारी शारीरिक काम किया है। तुम एक असिस्टेंट हो। क्या ये कंपनी तुमसे भारी सामान उठवाती है? वह बहस करने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन मैं उसे मौका नहीं देता। हाथों के छाले, ये पहला सबूत। दूसरा, जब हमने कहा कि वे की मौत बिल्कुल 10 साल पुराने पीड़ितों की तरह हुई है तो तुम अचानक शांत क्यों हो गई? और जब हमने अपना ध्यान तुम्हारी दूसरी सहकर्मी पर लगाया तो तुम्हारी आंखें संतुष्टि से भरी हुई थी। मैं अपराधी के दिमाग को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है। कातिल अक्सर वही इंसान होता है जिस पर सबसे कम शक हो, और सिर्फ एक गुनहगार ही खुद को बेकसूर दिखाने के लिए इतनी मेहनत करता है। फेरा यहाँ आते ही फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ तक कि माँ का दिल भी पिघल गया। लेकिन मैं आंसुओं पर भरोसा नहीं करता। जज्बात अक्सर सही फैसले को धुंधला कर देते हैं। वेरा के होंठ कांपते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने क्या देखा। आप गलत हैं। मैं अपने मुंह का कोना सिकोड़ता हूँ और एक कर्मचारी की तरफ मुड़ता हूँ। लियोनली को फोन करो। उससे पूछो कि क्या वेरा हाल ही में फे से पैसे उधार मांगने की कोशिश कर रही थी। फोन कनेक्ट होता है। लियोन की आवाज बेहद थकी हुई थी। हाँ, उसने लगभग 2 हफ्ते पहले पैसे मांगे थे। उसके बाद भी वह कुछ बार आई थी, लेकिन फे लगातार मना कर रही थी। फे ने उससे यहाँ तक कह दिया था कि अगर उसने जुआ नहीं छोड़ा तो वह उसे नौकरी से निकाल देगी। मैं शांति से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। लियोन की आवाज तीखी हो जाती है। क्या आपको वेरा पर शक है? मुझे लगा कातिल वही है जो 10 साल पहले। हमने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। हमने सिर्फ इतना कहा था कि केस एक जैसे दिख रहे हैं। मैं अपनी नजरें वेरा पर टिकाता हूँ और धीरे धीरे एक एक शब्द चबाकर बोलता हूँ। क्या मेरा यह समझना सही है कि तुम्हें पैसों के लिए बार बार मना किया गया? तुम्हें पता था कि फे तुम्हें नौकरी से निकालने वाली है और इसी गुस्से और नफरत में आकर तुमने उसका कत्ल कर दिया। वेरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके होंठ कांपते हैं। कई सेकंड बीत जाने के बाद वह मुश्किल से शब्द बाहर निकाल पाती है। मैं फे से नफरत करती थी, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ चुकी थी। वह सही थी। और आपका सबूत कहाँ है? आप सिर्फ अंदाजे के दम पर मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वह धीरे से हंसती भी है। चिंता मत करो, सबूत भी आ रहा है। सब कुछ तबाह करने के लिए कुछ घंटे काफी नहीं होते। फे की मौत सुबह 3:30 के बाद हुई थी। अभी सिर्फ सुबह के 8 बजे हैं। उसे अपने निशान मिटाने के लिए वक्त चाहिए था, और इस वक्त उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसने किसी की जान ली होगी या उसने 10 साल पुराने तरीकों की हूबहू नकल की होगी। मैं सीधा उसकी आंखों में देखता हूँ। हॉस्पिटल छोड़ो, हम सीधे तुम्हारे घर जा रहे हैं। वहाँ मौजूद टीम को अब तक कुछ न कुछ मिल चुका होगा। वेरा का जबड़ा भींच जाता है। उसकी यह अनैच्छिक प्रतिक्रिया, इनवॉलंटरी रिएक्शन, मुझे सब कुछ बता देती
देती है। मैं आगे बढ़ने का आदेश देता हूँ। वेरा का अपार्टमेंट ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर था। पूरे रास्ते वह अजीब तरह से खामोश रही। जब हम उसकी बिल्डिंग के पास रुकते हैं तो पुलिस की 2 गाड़ियां पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। एक अधेड़ उम्र का ऑफिसर हमें देखता है और जल्दी से पास आता है। प्रोफेसर सू, छोटे मास्टर लियो, आपको इस तरह दौड़ भाग करानी पड़ रही है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। माँ अपना सिर हिलाती है। केस में मदद करना मेरा काम है। मुझे उम्मीद है कि ब्यूरो को पूरी जानकारी दे दी गई होगी। सिटी ब्यूरो ने आदेश जारी किए हैं क्योंकि यह केस 10 साल पुराने केस से बिल्कुल मेल खाता है। वे मांग कर रहे हैं कि इसे 1 हफ्ते के भीतर सुलझाया जाए। वह रुकता है। और क्या? मेयर जांग ने आज सुबह एक मीटिंग बुलाई थी और साफ कर दिया है, अगर ऐसा एक और कत्ल हुआ तो सिटी ब्यूरो के हर डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। माँ एक ठंडी मुस्कान मुस्कुराती है। हमें 1 हफ्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये केस आज ही सुलझ जाएगा। सब हैरान होकर देखते हैं। आज ही, ज्यादा सटीक कहूँ तो अगले 1 घंटे के भीतर। मैं वेरा की तरफ मुड़ता हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ मिस वांग? खामोशी। ऊपर से एक ऑफिसर नीचे आता है। रिपोर्ट है, संदिग्ध के अपार्टमेंट में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है, कोई हथियार नहीं, यहाँ तक कि किचन का चाकू भी नहीं। वेरा के चेहरे पर आखिरकार एक हल्की मुस्कान आ जाती है। ऑफिसर्स, क्या अब आपको मुझ पर यकीन आया? कोई जल्दी नहीं है। मैं अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहता हूँ, चलिए ऊपर चलते हैं। ओहो, क्या आपके पास पानी होगा? इतनी बातें करके मुझे प्यास लग गई है। माँ अपनी मुस्कान छुपाती है। ये परिवार संदिग्ध के सामने कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, वेरा धीरे से कहती है। हम उसे ऊपर ले जाते हैं। ऑफिसर्स पहले से ही अंदर तलाशी ले रहे थे, लेकिन जगह बिल्कुल साफ सुथरी थी। मुझे एक वाटर डिस्पेंसर दिखता है। मैं पहले माँ के लिए 1 कप पानी निकालता हूँ, फिर अपना कप उठाता हूँ। मैं धीरे धीरे अपार्टमेंट में टहलता हूँ। जब मैं बाथरूम के पास पहुंचता हूँ तो रुक जाता हूँ। मैं फर्श को घूरता हूँ। माँ मेरे बगल में आती है। लियो, तुम क्या देख रहे हो? मैं नीचे इशारा करता हूँ। माँ, क्या फर्श पर बहुत ज्यादा पानी नहीं लग रहा है? मिस वांग, क्या आप आमतौर पर सुबह सुबह नहाती हैं? वेरा की नजरें डोलती हैं। हाँ। क्यों? क्या बाथरूम में पानी होना सचमुच इतनी शक की बात है? बाथरूम में पानी होना? बिल्कुल नहीं। शक की बात यह है कि तुम इतनी बीमार हो, फिर भी तुमने आज सुबह ठंडे पानी से स्नान किया। मैं सीधा इकलौते बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ और उसे धक्का देकर खोल देता हूँ। कमरा छोटा है, एक बेडरूम, एक लिविंग एरिया। वह कोई बहुत आलीशान जिंदगी नहीं जी रही है। शायद उसके सारे पैसे जुए में उड़ गए। लेकिन जैसे ही मैं वह दरवाजा खोलता हूँ, मेरी आंखें एक चीज पर टिक जाती हैं और मैं बिल्कुल सुन्न रह जाता हूँ। वेरा के कमरे में एक इंसानी कद की कपड़े की गुड़िया, लाइफ साइज्ड रैग डॉल, खड़ी थी, जो काफी पुरानी और फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बार बार हाथों से दबाया और बांधा गया हो। मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूँ। मुझे एक रस्सी दो। वेरा के पैर डगमगाने लगते हैं। माँ शायद सब समझ जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। ऑफिसर्स उलझन में थे, फिर भी उनमें से एक मुझे रस्सी थमा देता है। मैं रस्सी लेता हूँ, उस कपड़े की गुड़िया को उठाता हूँ और उसके शरीर पर पहले से छपे हल्के लेकिन साफ निशानों के ऊपर रस्सी लपेटना शुरू कर देता हूँ। वेरा का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ जाता है। जब मैं गुड़िया के दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे बांधता हूँ, किसी के मुंह से सिसकी निकलती है। ये कैसे मुमकिन है? मैं शांत और गंभीर आवाज में जवाब देता हूँ। क्यों नहीं मुमकिन होगा? मेरे हाथ नहीं रुकते। वह गुड़िया धीरे धीरे बिल्कुल उसी तरह बंध जाती है जिस हालत में फे की लाश मिली थी। इससे पहले कि मैं पूरा बांध पाता, वेरा एक पागलों जैसी चीख मारती है। रुको, उसे बांधना बंद करो, बंद करो। वह फर्श पर गिर पड़ती है और सिर नीचे करके फूट फूट कर रोने लगती है। मैं उसके सामने बैठ जाता हूँ और उसे शांति से देखता हूँ। कुछ और कहना है? वह अपना चेहरा उठाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आपको सिर्फ एक नजर देखकर कैसे पता चला कि उस गुड़िया पर निशान थे? और आपको कैसे पता चला कि उसे उसी तरह बांधना है? माँ के चेहरे पर सब समझ जाने वाली मुस्कान आ जाती है। केस सुलझ चुका था। मैं वहीं बैठा रहता हूँ और बिना किसी जल्दबाजी के बोलता हूँ, सीधा सा जवाब है, फे ने उस कंपनी में सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं की थी। जब मैंने उसकी मौत का ऐलान किया, बाकी सब ने पहले सदमे की प्रतिक्रिया दी। तुम सीधे रोने लगी। क्या यह सामान्य नहीं है? वह कमजोरी से पूछती है। नहीं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर रत्ती भर भी हैरानी नहीं थी। फिर मैंने तुम्हारे हाथों के छाले देखे और मेरा यकीन बढ़ गया। जैसे ही किसी ने तुम्हारे जुए का जिक्र किया, मेरे दिल में कोई शक नहीं रहा। कातिल तुम ही थी। मैं थोड़ा और झुकता हूँ और धीरे से कहता हूँ, कितने दुख की बात है। यह सचमुच उस हाथ को काटने की कहानी है जिसने तुम्हें पाला था। अपनी पिछली जिंदगी में एक अपराधी होने के नाते भी मैं कभी इस स्तर तक नहीं गिरा। वेरा के चेहरे पर एक अजीब नफरत भरी मुस्कान आ जाती है। एहसान फरामोश। उसने एक बार मेरी मदद की और मैंने उसे चुका दिया था, तो वह आखिरी बार मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती थी? क्या वह सच में सिर्फ तमाशा देखती जब कर्ज वसूलने वाले मुझे पीट पीट कर मार डालते? अगर मुझे मरना ही था तो हम दोनों साथ मरते। उसका चेहरा बदसूरत हो जाता है। आपको पता है मैंने उसे क्या दिया था? जब मैंने उससे मदद की भीख मांगी तो मैंने अपने सारे डिजाइन आइडिया उसके हवाले कर दिए थे, एक एक आइडिया। और उसने क्या किया? उसने उन्हें ले लिया और फिर मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश की। क्या ऐसा इंसान मरने के लायक नहीं है? तभी, चाहे इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत,
ठीक उसी वक्त उसका फोन बज उठता है। फोन उठाओ, मैं कहता हूँ। तुम अभी उस हालत में नहीं हो कि फोन ना उठा सको। वो फोन उठाती है। लाउड स्पीकर पर एक महिला की सुखद आवाज आती है, हेलो, क्या मैं स्टारलाइट डिजाइन से मिस वेरा वांग से बात कर रही हूँ? हम रेडियंस कप डिजाइन कंपटीशन रिव्यू कमेटी से बोल रहे हैं। आपके सबमिशन ने सभी शर्तों को पूरा कर लिया है। कृपया फाइनल्स में जगह बनाने के लिए 3 दिनों के भीतर प्रतियोगिता के वेन्यू पर पहुंचे। वेरा बिल्कुल सुन्न रह जाती है। माँ और मैं भी उतने ही हैरान थे। हेलो मिस वांग, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो। वेरा का पूरा शरीर कांप रहा है। वह बोल नहीं पा रही है। उसकी आंखों से बिना किसी चेतावनी के आंसू बहने लगते हैं। वह एक फटी टूटी आवाज में चीखती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? मैं खड़ा होता हूँ। मेरी आवाज सपाट थी। जहां तक मेरा सवाल है, तुम इसी के लायक हो, लेकिन अगर तुम कभी जेल से बाहर आई तो इसका हर्जाना भरने का रास्ता ढूंढ लेना। माँ ऑफिसर्स को हथकड़ी लगाने का इशारा करती है। जब वेरा को खड़ा किया जाता है तो वह धीरे से बुदबुदाती है, मैं सच में एहसान फरामोश थी, है ना? लियो, क्या तुम्हें शुरू से सब कुछ पता था? मैं पूछता हूँ। वह कपड़े की गुड़िया, तुम्हें बस उसे ठिकाने लगाने का वक्त नहीं मिला था। सही कहा ना? और तुम्हारी बीमारी, कत्ल के बाद रात भर खुद पर ठंडा पानी डालकर और एयर कंडीशनर के नीचे बैठकर तुमने बीमारी जानबूझकर लगाई। क्या मैं सही हूँ? उसका मुंह थोड़ा खुलता है। वह खामोशी से सिर हिलाती है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने पहली बार मना किया था। जब कर्ज वसूलने वालों ने मुझे पीटा, तब मैंने प्लानिंग शुरू की। उसकी आवाज शांत हो जाती है। मैंने 10 साल पुराने केस की हर एक जानकारी जुटाई। उसे अच्छी तरह सीखने में मुझे आधे महीने से ज्यादा का वक्त लगा। 2 दिन पहले मैं दोबारा उसके पास गई। उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। तभी मैंने कदम उठाने का फैसला किया। कल रात उसे मारने के बाद मुझे डर था कि मुझ पर शक होगा, इसलिए मैं वापस आई। खुद को ठंडे पानी से भिगोया और रात भर एसी के नीचे बैठी रही, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने कहा। जहां तक उस गुड़िया का सवाल है, आप सही थे। मैंने आधे महीने तक उस पर बांधने की प्रैक्टिस की थी, लेकिन वह इतनी बड़ी थी कि बिना किसी की नजर में आए उसे फेंकना नामुमकिन था, और मुझे लगा कि मुझ पर कोई शक ही नहीं करेगा। वह अपनी बात खत्म करती है। मुझे और सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे ले जाओ। मैं माँ की तरफ मुड़ता हूँ। आप जाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कीजिए। ऐलान कर दीजिए कि कल रात का मर्डर केस सुलझ चुका है। अगर ज्यादा देर हुई तो लोग इस परिवार की काबिलियत पर शक करने लगेंगे। माँ सिर हिलाती है। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वेरा को दरवाजे की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन चौखट पर वह रुकती है। लियो, आप सभी, अगर मैं कभी जेल से जिंदा बाहर आई तो मैं प्रायश्चित करूंगी। अगर आपको कभी मौका मिले तो कृपया फेंकी कब्र पर जाकर उससे कहना कि मुझे अफसोस है। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन शब्द हलक में ही दबा लेती है और उसे बाहर ले जाया जाता है। कमरे में बचे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। माँ अपनी उंगली से थम्स अप का इशारा करती हैं। उनकी आंखें चमक रही थी। बेटा, माँ को आज तुम पर बहुत गर्व है। मुझे बाद में पता चलता है कि जब मैं वेरा को पकड़ रहा था, तब पापा मार्शस यी के ऑफिस का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उनकी डेस्क पर केस की फाइलें बिखरी हुई थी और वह कमरे में मौजूद परेशान चेहरों को देख रहे थे। पापा बोलते हैं, अपने विचार बताओ। उनकी आवाज गंभीर थी। किंगडू सिटी ब्यूरो ने जनता को 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने का वादा किया है। ये बोलते हुए उनके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। कोई धीरे से कहता है, रेमंड शियाओवा का इंतजार नहीं कर सकता था, है ना? उसकी गलती भी नहीं है। ये उनके अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन में हुआ है। ये उनका हक है। पापा परेशान नहीं दिखते। प्राथमिकता केस को सुलझाना है। इस पर तुम्हारी क्या राय है? चश्मे पहने एक आदमी बोलता है, ये केस जितना उलझा हुआ है उतना ही सीधा भी है। उलझा हुआ इसलिए क्योंकि यह 10 साल पुराने सीरियल टॉर्चर मर्डर के तरीकों से बिल्कुल मेल खाता है। सीधा इसलिए क्योंकि वह कातिल शायद दोबारा सक्रिय हो गया है। वह रुकता है और पापा की तरफ देखता है। जब 10 साल पहले वह केस हुआ था, डायरेक्टर यही, तब आप किंगडू सिटी ब्यूरो के चीफ के रूप में सेवा दे रहे थे। इसका अब दोबारा सामने आना, ये सचमुच। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, पापा हाथ से इशारा करते हैं, हम सिर्फ केस पर बात करेंगे, किसी और चीज पर नहीं। तुम सब मेरी पुरानी टीम से हो। उस केस को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सुबह सुबह हुआ एक कत्ल आज पूरे शहर में सुर्खियां बटोर रहा है। अगर हम इसे समय सीमा के भीतर नहीं सुलझा पाए तो पूरे सिस्टम को इसके नतीजे भुगतने होंगे। उनका चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन इतनी बातों के बाद भी कोई काम का सुझाव नहीं देता। पापा उन्हें बेबसी से एक दूसरे को देखते हुए पाते हैं। उनका दिल बैठ जाता है। शायद सालों के आराम ने उनके अंदर की उस आग को बुझा दिया था जो कभी हुआ करती थी। जैसे ही हताशा उन पर हावी होने लगती है, दरवाजे पर एक दस्तक होती है। असिस्टेंट दरवाजा खोलता है। एक ऑफिसर अंदर दौड़ता हुआ आता है। वह अपनी उत्तेजना, एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा था। डायरेक्टर, बहुत बड़ी खुशखबरी है।
कोई डांटता है, तुम इस तरह अंदर क्यों भागे चले आ रहे हो? देख नहीं रहे कि हम मीटिंग कर रहे हैं? ऑफिसर घबराया हुआ दिखता है। माफ कीजिएगा, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। हमें अभी अभी खबर मिली है कि कल रात का मर्डर केस सुलझ गया है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसर जाता है। 2-3 सेकंड बीतते हैं, हर कोई अपनी सीट से उछल पड़ता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? 10 साल पुराना वह कातिल, उन्होंने उसे पकड़ लिया? आखिरकार वह दरिंदा खत्म हुआ। पापा के चेहरे पर भी हैरानी और खुशी के भाव आ जाते हैं, लेकिन ऑफिसर के चेहरे के भाव थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। क्या हुआ? क्या कोई गड़बड़ है? सर, कातिल वह 10 साल पुराना इंसान नहीं है क्या? बांधने का तरीका, लाश की हालत, पीठ पर खून के निशान, सब कुछ तो उसी पुराने केस की तरफ इशारा कर रहा था। बिल्कुल, हम उस बांधने की तकनीक को किसी से भी बेहतर जानते हैं। वैसा कभी कुछ और देखने को नहीं मिला। ये गलत नहीं हो सकता। पापा भी उतने ही उलझन में थे। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है, जो गर्व से भरी हुई थी। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। आप सब उस तरीके के धोखे में आ गए, ठीक वैसे ही जैसे मैं शुरुआत में आई थी। जब बाकी सब भटक रहे थे, तब एक शख्स ने सब कुछ साफ साफ देख लिया। मार्शस, ये परिवार ने वाकई एक नायाब बेटा पाला है। पापा को उनके पूरे नाम से बुलाने वाली इकलौती शख्स माँ ही थी, विवियन सू। विवियन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या लियो इस केस में शामिल था? पापा पूरी तरह उलझ जाते हैं। माँ सिर हिलाती है। उनका लहजा बिल्कुल पक्का था। कातिल के बांधने का तरीका सिर्फ ऊपरी तौर पर मिलता जुलता था। हमने ना जाने कितना वक्त उस लाश की जांच में बिता दिया। लियो ने सिर्फ 3 सेकंड में फर्क पकड़ लिया, और कातिल, उसने उसे सिर्फ 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार करवा दिया। पूरा कमरा सदमे में आ जाता है। जिन्होंने घंटों एक एक डिटेल की जांच की थी, किसी और ने उसे सिर्फ 3 सेकंड में देख लिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और उपकरण लगा दिए और हाथ खाली रहे। किसी और ने सिर्फ 1 घंटे में असली कातिल को सामने खड़ा कर दिया, और वह कोई और मैं था। जब सदमे का असर कम होता है, तो पापा का ठहाका पूरे ऑफिस में गूंज उठता है। बाकी लोग थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन वे उनके लिए दिल से खुश थे। ये परिवार की बात ही अलग है। लियो अभी सिर्फ 17 साल का है ना? माँ मुस्कुराती हैं और सिर हिलाती हैं। वह आदमी गहरी सांस लेता है और अपना अंगूठा उठाता है। अविश्वसनीय। मैं इसे सबसे पहले स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर कातिल वह 10 साल पुराना इंसान नहीं है, तो फिर कौन है? वेरा वांग, फे की असिस्टेंट, एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल साधारण दिखती थी। कमरा एक बार फिर दहल जाता है। पूरी सुबह उनमें से किसी ने भी फे के सहकर्मियों पर शक की एक सुई तक नहीं उठाई थी। कभी कभी जो केस के सबसे करीब होते हैं, वही सबसे आखिर में सच देख पाते हैं। पापा तुरंत एक्शन में आते हैं। रेमंड शियाओ को अभी सूचित करो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और केस की सारी डिटेल्स जारी करो। विवियन, लियो को व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद रहने के लिए कहो। वह गर्व से सीधे खड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बस हंसती हैं और अपना सिर हिलाती है। मार्शस, ये मेरे बेटे का इस बारे में कुछ और ही कहना है। उस 1 हफ्ते की डेडलाइन में अभी बहुत वक्त बाकी है, और जो साख इस परिवार ने 10 साल पहले खोई थी, वह उसे वापस पाने का इरादा रखता है। पापा एक गहरी सांस खींचते हैं। उनकी आवाज में अविश्वास साफ था। तुम्हारा मतलब, लियो 10 साल पुराने उस असली कातिल को कब्र से खोदकर बाहर निकालना चाहता है?